एक रोज होटल पर आने वाले एक ग्राहक को देखकर मैं चौंक गया। उसे पहचानने में मुझे कोई दुश्वारी पेश नहीं आई। वो कसूर में चमड़े के कारखाने में मेरे साथ काम किया करता था। उसने भी मुझे पहचान लिया और फिर बातों ही बातों में उसने इंकशाफ किया कि कसूर की पुलिस अब भी मुझे तलाश कर रही है। मैंने शुजा के साथ जिस आदमी को 2 गोलियां मारी थी वो जिंदा बच गया था और उसने पुलिस को मेरे बारे में सब कुछ बता दिया था। पुलिस मेरी तलाश में मेरे गांव भी गई और मुझे वहां ना पाकर मेरे बाप मौलवी बशीर मोहम्मद को गिरफ्तार करके कसूर के हवालात में बंद कर दिया गया। मेरे बारे में पूछने के लिए उस पर इस कदर तशद्दुद किया गया कि उसने हवालात ही में दम तोड़ दिया। पुलिस ने रात की तारीकी में उसकी लाश एक सड़क पर डालकर गोली चला दी और यह जाहिर किया कि उसने फरार की कोशिश की थी और पुलिस मुकाबले में मारा गया। मुझे बाप की मौत का बहुत दुख था और पहली मर्तबा पुलिस के लिए मेरे सीने में नफरत की चिंगारी भर गई थी। मगर अफसोस इस बात का था कि अपने बेगुनाह बाप के कत्ल का बदला लेने के लिए कुछ नहीं कर सकता था। वो शख्स मुझसे 50 रुपए उधार लेकर चला गया। मैं समझ गया था कि ये पैसे मुझे वापस नहीं मिलेंगे और वो शख्स दोबारा भी आएगा। उसने अगरचे मुझे तसल्ली दी थी कि मेरे बारे में किसी को नहीं बताएगा, मगर मैं मुतमईन नहीं था। मैं होटल में आने वाले हर शख्स को शक व शुबे की निगाह से देखने लगा। कोई मेरी तरफ गौर से देखता तो मेरा दिल धड़क उठता। 2 दिन बाद वो शख्स फिर आया। इस मरतबा उसने 2 दिन के वादे पर 100 रुपए मांगे थे। अब मैं समझ गया कि वो वाकई मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। मैंने उसे 100 रुपए तो दे दिए, लेकिन संजीदगी से उसके बारे में सोचना शुरू कर दिया। ये जगह मेरे लिए महफूज नहीं रही थी। मैंने उसके अगले फेरे से पहले ये जगह छोड़ने का फैसला कर लिया, लेकिन उसी रात 12 बजे के करीब वो फिर टपक पड़ा और मुझसे 200 रुपए का मुतालबा किया। बकौल उसके उसे फौरी तौर पर गुजरांवाला जाना पड़ गया था और इस वक्त कहीं से रकम का बंदोबस्त नहीं हो सकता था। अलबत्ता मुझे इनकार की तवक्को नहीं थी। इस वक्त होटल में ज्यादा गाहक भी नहीं थे और वैसे भी मेरा छुट्टी का वक्त हो गया था। मैं उसे साथ लेकर अकबरी दरवाजे की तरफ चल पड़ा। दिल्ली दरवाजे और अकबरी दरवाजे के करीब एक ऐसी जगह भी आती है जहाँ सड़क के ऐन दरमियान में 2-3 पुरानी इमारतें हैं। उसी तरह ये सड़क 2 हिस्सों में बढ़ जाती है, एक उन कदीम इमारतों के सामने और दूसरी पिछली तरफ से निकलती है। मैं उसे लेकर यहाँ पिछली तरफ वाली सड़क पर आ गया। उस सड़क के साथ ही एक पार्क और उसके साथ गंदा नाला बहता है, जिसके दूसरे किनारे पर लाहौर के कदीम शहर की इमारतें हैं। मैं उसे लेकर पार्क में आ गया। सड़क पर ट्रैफिक भी कम था और पार्क भी सुनसान पड़ा था। वो जरा सा घबरा गया था, लेकिन मैंने उसे बताया कि होटल से मेरी छुट्टी हो गई है, यहाँ कुछ देर बैठकर बातें करेंगे। पार्क वस्त में पहुंचकर मैंने अचानक ही उसे दबोच लिया। वो उम्र में अगरचे मुझसे बड़ा था, लेकिन जिस्मानी तौर पर कमजोर सा आदमी था। उसने मुजाहमत करते हुए चीखने की कोशिश की, मगर मैंने एक हाथ से उसका मुंह दबा लिया और दूसरे हाथ से उसकी गर्दन मरोड़ने लगा। मुझे उस पर जरा भी तरस नहीं आया। मुझे जिंदा रहना था और अपने आप को जिंदा रखने के लिए इस जैसे लोगों का मरना जरूरी था। गर्दन मरोड़कर मैंने उसे गंदे नाले में फेंक दिया। उसके लिए यही जगह सबसे ज्यादा मुनासिब थी। मैं पार्क में सीधा आगे निकल गया और फिर बाहर निकलकर चक्कर काटता हुआ होटल वापस आ गया और छत पर जाकर सो गया। 4 रोज सुकून से गुजर गए और फिर एक रात जबकि मैं छत पर दूसरे लड़कों के साथ सो रहा था, शोर की आवाज सुनकर जाग गया। 1-2 गोलियां चलने की आवाज भी सुनाई दी। इसी दौरान एक आदमी सीढ़ी पर दौड़ता हुआ छत पर आ गया। उसके हाथ में कपड़े का एक थैला था। वो होटल का मालिक सेठ रमजान था। क्या हुआ सेठ जी, गोलियां क्यों चल रही हैं? मैंने कांपते हुए पूछा। पुलिस ने छापा मारा है, सेठ ने जवाब दिया। मेरा दिल उछलकर हल्क में आ गया। मैं समझ गया कि पुलिस को मेरे बारे में पता चल गया है और मेरी गिरफ्तारी के लिए छापा मारा गया है। ओए ना जी, सेठ की आवाज सुनकर मैं चौंका। इस मर्तबा उन कुत्तों को हड्डी नहीं मिली तो छापा मार दिया। ये थैला पकड़ और भाग जा यहाँ से। मैं सुबह 9 बजे तुम्हें बाठी चौक पर फज्जे पहलवान के होटल पर मिलूंगा। संभाल कर रखना थैला, कहीं गिरा मत देना। अब भाग जा। उस तरफ साथ वाली छत से टांगों के अड्डे की तरफ कूद जाना। मैंने उसके हाथ से थैला ले लिया और साथ वाली छत पर छलांग लगा दी। उससे अगली छत पर कूदकर मैं मेन रोड की तरफ आ गया। उस तरफ सड़क के साथ टांगों का अड्डा था, जहां सुबह से आधी रात तक टांगे खड़े रहते थे, लेकिन इस वक्त अड्डा खाली था। मैंने छत के किनारे पर पहुंचकर नीचे झांक कर देखा और फिर छलांग लगा दी। बुलंदी 12 फुट से ज्यादा नहीं थी और वैसे भी नीचे खुश्क लीद की तहें बिछी हुई थी। नीचे गिरते ही मैं उठकर बाईं तरफ दौड़ने लगा, मगर मुझे मोहतात हो जाना पड़ा। सड़क की दूसरी तरफ थाना था। गेट अगरचे बंद था, मगर दौड़ते हुए कदमों की आवाज सुनकर कोई संतरी बाहर आ सकता था। मैं तेज कदम उठाता हुआ सर्कुलर रोड पर पहुंच गया। उस वक्त अगरचे रात के 3 बजने वाले थे, लेकिन एक तरफ रेलवे स्टेशन और दूसरी तरफ लारी अड्डा होने की वजह से उस सड़क पर कुछ ट्रैफिक रवां था। मैं सड़क पार करके रेलवे लाइन के एक मोरिया पुल के नीचे से गुजरते हुए मिस्री शाह की तरफ निकल आया। मुझे कुछ मालूम नहीं था कि मेरी मंजिल कहाँ है, कौन सा ठिकाना है जहाँ मुझे जाना है। मैं तो उस जगह से ज्यादा दूर निकल जाना चाहता था ताकि पुलिस के हाथ ना आ सकूं। मिस्री शाह के चौक से जरा पहले एक तांगा मिल गया जो अंदर ही अंदर होता हुआ लारी अड्डे की तरफ से आया था। मुझे देखकर तांगे वाले ने मीरा दी खुई की आवाज लगाई। मैं दौड़कर तांगे पर सवार हो गया। 3 सवारियां पहले ही से तांगे पर बैठी हुई थी।
वो रात मैंने मीरा साहब के दरबार के कंपाउंड में गुजारी। वहाँ कुछ और लोग भी पड़े सो रहे थे। मैं भी एक कोने में दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ गया और मोहताज नजरों से इधर उधर देखने लगा। सब लोग फर्श पर सो रहे थे। मैंने थैला खोलकर झांका तो मेरा दिल उछलकर हल्क में आ गया। थैले में 1500 रुपए वाले नोट भरे हुए थे। उन नोटों के नीचे सफेद पाउडर की थैलियां भरी हुई थी। मैंने एक बार फिर इधर उधर देखा। थैले को गिरा लगाई और स्ट्रैप को कलाई पर लपेटकर थैले को गोद में रख लिया। गैर मुतवक्को तौर पर इतनी दौलत हाथ आ गई थी और अब तो मेरे सोने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मैं नहीं समझ सका था कि सेठ ने वो थैला मेरे हवाले क्यों किया था। बहुत सोचने के बाद एक ही बात ज़हन में आई, वो थैला किसी और को देना चाहता होगा, लेकिन बदहवासी और जल्दबाजी में मेरे हवाले कर दिया। या उसे मुझ पर इतना एतमाद था कि उसने थैला मुझे देकर सुबह 9 बजे बाटी चौक पर फज्जे पहलवान के होटल पर मिलने को कहा था। उसका ख्याल था कि शायद मैं रकम और इरवन की थैलियों से भरा हुआ ये थैला लेकर सुबह फज्जे के होटल पहुंच जाऊंगा। उसने वाकई ये सोचा था तो वो दुनिया का सबसे बड़ा अहमक था। इतनी बड़ी रकम का तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। इत्तेफाक से ये रकम मेरे हाथ आ गई थी और मैं इतना अहमक नहीं था कि ये रकम उसके हवाले कर देता। मुझे यह भी इल्म था कि सुबह जब फज्जे के होटल पर नहीं पहुंचूंगा तो मेरी तलाश शुरू हो जाएगी। वो शहर का चप्पा चप्पा छान मारेंगे। मेरे लिए महफूज तरीन जगह ये दरबार ही था। मैं तकरीबन एक हफ्ता मीरा साहब के दरबार में पड़ा रहा। रोजाना हजारों की तादाद में अकीदतमंद दरबार में हाजिरी देने के लिए आते। लंगर भी बंटते, खैरात भी मिलती। मुझे किसी से एक जोड़ा कपड़े भी मिल गए। मैं जब यहाँ आया था तो मेरे जिस्म पर मैली सी पैंट शर्ट थी। अब शलवार कमीज बेताशा बड़े हुए शेव से मेरा हुलिया भी बदल गया था। मैंने बच्चों के स्कूल बैग की तरह का एक बैग भी खरीद लिया। नोटों और इरवन से भरा हुआ थैला उसमें डालकर मैं बैग को हर वक्त कंधे पर लटकाए रखता। कोई भी नहीं सोच सकता था कि मेरे इस बैग में लाखों रुपए मालियत की इरवन और लाखों की नकद रकम मौजूद होगी। इतनी रकम मेरे पास होने के बावजूद मैं खैरात में मिला हुआ खाना खाता। 2 दिन और मैं वहां रहकर मैं 10 दिन बाद दरबार से निकला। मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था। अगर पहचान लिया गया तो वो लोग मेरी हड्डियों का सुरमा बना देंगे। मैं सिर्फ सेठ रमजान और होटल के 3-4 मुलाजमों को पहचानता था। न जाने कितने लोग मेरी तलाश में होंगे। दिल को धड़का सा लगा हुआ था जैसे कोई अचानक ही मुझे अपनी गिरफ्त में ले लेगा। एक तांगे वाले से जरा कुछ गहरी गपशप हो गई और फिर उसी के तवस से मुझे बागबानपुरे के करीब भोगीवाल के गुंजानाबाद इलाके में एक खोली किराए पर मिल गई। सिर्फ 150 रुपए महीने का किराया था और मुझे 2 महीने का किराया एडवांस लिया गया था। यह मकान बिल्कुल खंडर बन चुका था। सिर्फ यही एक कमरा काबिले इस्तेमाल था जो मुझे दे दिया गया था। खंडर में एक तरफ बगैर छत का गुसल खाना भी था जिसके सामने टाट का फटा हुआ पर्दा लटका हुआ था। टांगे वाले से मेरी दोस्ती गहरी हो गई। जब वो तांगा बंद करता तो मेरे पास आकर बैठ जाता। उस खोली में रहते हुए मैंने बतदरीज अपना हुलिया तब्दील करना शुरू कर दिया। बेतहाशा बड़ी हुई शेव को खत बनवाकर बाकायदा दाढ़ी की सूरत दे दी। आंखों में भूरी शेड वाले कॉन्टैक्ट लेंस लगवा लिए और पैंट शर्ट भी पहनना शुरू कर दी। सिर्फ 20 दिन बाद मैंने बागबानपुरे में डंग का एक मकान किराए पर ले लिया और वहां मुंतकिल हो गया। सबर तांगे वाला वहां भी मेरे पास आता रहा। मैंने पहले सोचा कि बेस बदल कर शहर से निकल जाऊंगा, लेकिन फिर भागने का ख्याल ज़हन से झटक कर लाहौर ही में रहने का फैसला कर लिया। कसूर में शुजा ने मुझे स्मगलिंग के धंधे में धकेलने की कोशिश की थी तो मुझे उस पर गुस्सा आया था। लेकिन अब यह बात भी समझ में आ रही थी कि जब जेब खाली हो तो इंसान को कुत्ते से भी ज्यादा हकीर समझा जाता है। पैसा जेब में हो तो हर आदमी झुककर सलाम करता है। मेरे जैसा मैट्रिक पास नौजवान जिसका कोई फैमिली बैकग्राउंड ना हो उसे सरकारी महकमे में क्लर्क की नौकरी भी नहीं मिलती। मेरे पास दौलत आ गई थी, इसे मैं संभाल कर खर्च करता तो 2-4 साल आराम से गुजार सकता था। लेकिन कब तक? मैंने सेठ रमजान को देख लिया था कि किस तरह वो बैठे बैठे रोजाना लाखों रुपए कमा रहा था। इस तरह रातों रात दौलतमंद बनने का राज मुझे भी मालूम हो गया था और मुझे एक स्टैंड मिल रहा था। थैले में मिलने वाली रकम 7.5 लाख रुपए थी और इतनी मालियत की हिरवन भी थी और इतनी रकम का एक स्टार्ट मिल सकता था। मैं कई रोज तक सरवर तांगे वाले का जायजा लेता रहा। मेरे ख्याल में वो काबिल एतमाद आदमी बन सकता था। उसे एतमाद में लेने के बाद आखिरकार एक रोज मैंने उसे इरवन की बात करी दी और इस तरह मेरा इरवन का बिजनेस शुरू हो गया। मेरा ज़मीर मुझे मुलामत करता रहा, कचौके लगाता रहा। मैं अपने ज़मीर को थपकियां देकर सुलाने की कोशिश करता रहा। बाज़ औक़ात उसे डांट भी देता। कमबख्त तो उस वक्त कहाँ मर गया था जब शुजा की जवान और हसीन बीवी के साथ अपनी रातों को रंगीन बनाया करता था। ज़मीर की इस ताकीद के दौरान भी मैं दौलत बटोरता रहा। मेरा मुकाबला सेठ रमजान के गिरोह से था। उस गिरोह में बड़े बड़े किस्म के लोग थे। मुझे भी कुछ काबिल एतमाद और अच्छे आदमी मिल गए। शहर में और भी कई गिरोह ये घिनौना धंधा कर रहे थे, लेकिन सेठ रमजान की गिरोह से तो गोया मेरी ठन गई थी। सेठ रमजान को भी पता चल गया कि मैं कौन हूँ और फिर वो खुलकर सामने आ गया। इस तरह हमारी जंग शुरू हो गई। जहाँ जिसका दाव चलता वार कर गुजरता।
उस गैंग वार में अब तक मेरा एक और सेठ के 2 आदमी मारे जा चुके थे। और फिर न जाने किस तरह सेठ रमजान को ये पता चल गया कि नज़ीर मोहम्मद नाजी यानी मैं कसूर पुलिस को मतलूब हूँ। बात लाहौर पुलिस तक पहुंच गई। पुलिस ने यह भी मालूम कर लिया कि 1.5 साल पहले गंदे नाले से जो लाश मिली थी उसका कातिल भी मैं ही हूँ। मेरे गिर्द पुलिस का घेरा तंग हो रहा था। मैं रुपया पानी की तरह बहा रहा था। मेरे साथी भी मेरा साथ छोड़ते जा रहे थे। मैं बिल्कुल तनहा रह गया। और फिर एक रात पुलिस ने मेरे मकान को घेरे में ले लिया। मैं बड़ी मुश्किल से वहां से जान बचाकर भाग सका। मेरे लिए अब लाहौर में कोई जगह नहीं रही थी। मैं रातों रात वहां से भागकर सियालकोट आ गया। 2 दिन वहां रहा और फिर वजीराबाद चला गया, जहां स्टेनलेस की कटलरी तैयार करने वाली एक फैक्ट्री में नौकरी हासिल कर ली। रिहाइश के लिए फैक्ट्री के करीब ही एक कमरा भी किराए पर मिल गया। उन सारे हंगामों में 4 आदमी मेरे हाथों मारे जा चुके थे। मुझे मफरूर दहशतगर्द करार दिया गया और अखबारात में मेरी तलाश के लिए बड़े बड़े इश्तिहार छप रहे थे। मेरी गिरफ्तारी के लिए लाख रुपए के इनाम का ऐलान किया गया था। उस इश्तिहार के साथ मेरी वो तस्वीर छप रही थी जो मैंने मैट्रिक में इम्तिहानी फॉर्म पर लगाई थी। उस तस्वीर और मेरे मौजूदा चेहरे में बड़ा फर्क था, इसलिए मुझे अपने पहचाने जाने का अंदेशा नहीं था। मैं 2 साल तक कटलरी के उस कारखाने में काम करता रहा। इसी दौरान मैं लाहौर पर भी निगाह रखे हुए था। सेठ रमजान ने मुनशियात के धंधे में फिर अपने कदम जमा लिए थे। मैंने एक बार फिर लाहौर जाने का फैसला किया। इस मर्तबा मेरे इस किस्म के कारोबार का कोई इरादा नहीं था। मैं तो सेठ रमजान को सबक सिखाना चाहता था जिसने मुझे बर्बाद किया था। वो खुद कैसे फल फूल सकता था। लाहौर आने से पहले मैंने दाढ़ी साफ करवा दी, अलबत्ता मूंछें बढ़ा ली। लाहौर आने के बाद 2-3 दिन तक रमजान के होटल के आसपास मुंडलाता रहा। बालों के बदले हुए स्टाइल और बारी मूंछों की वजह से कोई भी मुझे पहचान ना सका। अपनी हिफाजत के लिए मेरे पास स्टेनलेस के ब्लेड वाला वो खंजर भी मौजूद था जो वजीराबाद की कटलरी फैक्ट्री में मैंने खुद तैयार किया था। उन 2-3 दिनों के दौरान मैंने बहुत सी बातें मालूम कर ली। रमजान की राइश मेरी नजर में आ गई। उसकी गाड़ी कई रोज से खराब थी और वो रिक्शे पर आता जाता था। और ये कि वो रात 11 बजे के करीब होटल से उठ जाया करता था। उस रात 11 बजे के करीब उठने की तैयारी वो कर रहा था तो मैं वहां से हटकर एक रिक्शे के करीब जा खड़ा हुआ। चंद मिनट बाद रमजान होटल से निकलकर सामने ही खड़े हुए एक रिक्शे पर बैठ गया। मैं अपने करीब खड़े हुए रिक्शे में बैठ गया और जेब से 100 का नोट निकालकर ड्राइवर के हाथ में थमाते हुए कहा कि इस रिक्शे का पीछा करना है। ड्राइवर ने कोई सवाल नहीं किया। 100 के नोट ने उसकी जबान बंद कर दी थी। दोनों रिक्शे क्राउन चौक से ब्रैंडरेथ रोड पर और उससे आगे मैकलोड रोड पर मुड़ गए। लाहौर में रिक्शों की एक खास बात यह है कि ये पीछे से बंद होते हैं और दाएं बाएं लगे हुए मजबूत स्प्रिंगों वाले मैगजीनी किस्म के दरवाजे भी बंद होते हैं। उसमें बैठा हुआ शख्स सामने तो देख सकता है, दाएं बाएं या पीछे नहीं देख सकता। उसका ताकुब किया जा रहा है। माल रोड अबूर करके रमजान वाला रिक्शा जीन मंदिर वाली सड़क पर आ गया। उस सड़क पर बाईं तरफ स्टेट बैंक और उससे आगे अकाउंटेंट जनरल के दफातर वाली बिल्डिंग है। दिन के वक्त तो उस सड़क पर अच्छा खासा ट्रैफिक होता है, लेकिन इस वक्त वहां सन्नाटा था। मैंने अपने ड्राइवर को हिदायत की कि एजी ऑफिस के करीब वो अपना रिक्शा आगे निकाल कर दूसरे रिक्शे को रोक ले। उसने ऐसा ही किया। रिक्शा रुकते ही मैं नीचे उतर आया। मेरे ड्राइवर ने किसी गड़बड़ का अंदाजा लगा लिया था। मेरे उतरते ही वो वहां से रिक्शा भगा ले गया। मैं बिजली के कोंदे की तरह दूसरे रिक्शे की तरफ लपका। मेरे एक हाथ में खंजर था और दूसरे हाथ से मैंने दरवाजा खोल दिया। रमजान पहले तो मुझे पहचान नहीं सका, लेकिन जब मैंने उसे बाजू से पकड़कर रिक्शे से बाहर खींचा तो मेरी आवाज पहचान कर उसके चेहरे पर हवाइयां सी उड़ने लगी। मैं जानता था कि उसकी जेब में पिस्तौल मौजूद होगा, लेकिन उसका एक हाथ मेरी गिरफ्त में था और दूसरे हाथ में जो थैला था गालबन नोटों और हीरोइन की थैलियों से भरा हुआ था। रमजान के रिक्शे का ड्राइवर भी शायद सूरत-ए-हाल को बांप किया था। उसने भी भाग लेने ही में आफियत समझी। रमजान ने जोरदार झटके से हाथ छुड़ाया और एक तरफ दौड़ लगा दी और फिर दीवार फांद कर एजीएफ बिल्डिंग और कंपाउंड में कूद गया। एजी ऑफिस की बिल्डिंग के कंपाउंड में कूद गया। वो मदद के लिए चीख रहा था। मैं भी खंजर लहराता हुआ उसके पीछे लपका। वो बिल्डिंग की तरफ दौड़ रहा था। यही उसने गलती की थी कि वो इमारत के कंपाउंड में कूद गया था और यहाँ उसे बचाने वाला कोई नहीं था। सड़क पर दौड़ता तो शायद कोई उसकी मदद को आ जाता। इस बिल्डिंग का चौकीदार तो इस वक्त किसी कोने में दुबका बैठा होगा। रमजान को मैंने इमारत के बरामदे में जा लिया। उसकी और मेरी दुश्मनी अगरचे हीरोइन के धंधे तक थी और उसी की वजह से मेरा कारोबार तबाह भी हो जाता तो मुझे कोई अफसोस ना होता। ये धंधा मैंने उसी के पैसे से तो शुरू किया था, लेकिन उसने तो मेरी जड़ें तक खोद डाली थी। पूरे शहर की पुलिस को मेरे पीछे लगा दिया था और अब तो मैं पूरे मुल्क की पुलिस को मतलूब था। रमजान गिड़गिड़ा रहा था, लेकिन मुझे उस पर रहम नहीं आया। मैं उस वक्त दरिंदा बन गया था। आंखों में खून उतर आया था। मैं उसके सीने पर खंजर के पे दर पे वार करता रहा। वो चीखता रहा और फिर ढेर हो गया। मैंने उसके हाथ से थैला छीना और कंपाउंड वाल की तरफ दौड़ लगा दी। दीवार फांदकर जैसे ही सड़क पर आया, बाईं तरफ से पुलिस वैन सायरन बजाती हुई आ गई। उससे आगे एक पेट्रोल पंप था और मेरा ख्याल है ये वैन वहां खड़ी होगी।
और हम दोनों में से किसी के रिक्शे ड्राइवर ने यहाँ किसी मुमकिन गड़बड़ की इतला दे दी होगी। मैंने सड़क पार करके जीन मंदिर की तरफ दौड़ लगा दी और मंदिर के साथ एक तंग सी गली में घूम रहा था कि फिजा फायर की आवाज से गूंज उठी। गोली मेरे बाजू के करीब से गुजरती हुई दीवार में लगी। थैला मेरे हाथ से छूट गया। मैं थैला उठाने को झुका, दूसरी गोली मेरे सर से चंद फुट ऊपर फिर दीवार में लगी। अगर झुकने में एक लम्हे की भी ताखीर हो जाती तो मेरे पर खचे उठ जाते। मैंने थैले का ख्याल छोड़कर एक तरफ दौड़ लगा दी। आगे तंग और तारीक गलियां थी जो मेरे लिए बिल्कुल अजनबी थी, लेकिन मैं बहरहाल उन गलियों में दौड़ता रहा। मेरे पीछे भी दौड़ते हुए कदमों की आवाज सुनाई देती रही। वो गालबन 2 पुलिस वाले थे जो इन तंग और तारीक गलियों में मेरा पीछा कर रहे थे, लेकिन मैंने जल्दी उन्हें बहुत पीछे छोड़ दिया। मैं उन गलियों से निकलकर एक कुशादा सड़क पर पहुंच गया और सड़क पार करके दौड़ता हुआ पार्क में घुस गया। पार्क बहुत वसी व अरीज था, जिसका एक कोना चुबुर्जी के करीब वाली सड़क पर जा मिलता था। उस कोने में PIA प्लांटेरियम बना हुआ था और बच्चों की तफरीह के लिए एक जहाज भी इस्तादा था। उस पार्क के दाईं बाईं सड़कों पर कबाब के होटल थे जहां खासी रौनक थी। मैं मोहतात अंदाज में चलता हुआ पहले चुबुर्जी से पहले गंदे नाली की पुलिया उबूर करके शाम नगर में दाखिल हो गया। उस सड़क पर दोनों तरफ बंगलानुमा रिहायशी मकान थे। मैं कुछ आगे जाकर एक गली में मुड़ गया। 2 साल पहले जब मैं लाहौर में धंधा करता था तो मेरा एक आदमी शाम नगर में भी रहता था। मुझे उसी के मकान की तलाश थी। मेरे पीछे एक रिक्शा भी गली में मुड़ा। उसके हेडलैम्प की रोशनी से बचने के लिए मैं एक दीवार की आड़ में हो गया। मेरी पैंट और शर्ट पर रमजान के खून के धब्बे पड़ गए थे और मैं नहीं चाहता था कि कोई धब्बों को देखकर किसी शुबे में मुब्तला हो जाए। रिक्शा एक मकान के सामने रुक गया। सिर्फ एक औरत उतरी थी। उसने किराया देने के लिए रिक्शे के आगे आकर हेडलैम्प की रोशनी में पर्स खोला तो मैं उसकी शक्ल देखकर चौंक गया। वो रजिया थी। रजिया शुजा की बीवी थी। रिक्शे वाला वहीं से मुड़कर वापस चला गया। मैं दीवार की आड़ में खड़ा रहा। मुझे चाबियों की छिनछनाहट और ताला खुलने की आवाज सुनाई थी। मुझे समझने में देर न लगी कि रजिया इस मकान में अकेली रहती थी। वो अंदर चली गई तो मैं भी दीवार की ओर से निकला और बड़ी आहिस्ती से रजिया वाले मकान की दीवार से अंदर कूद गया। तकरीबन उसी वक्त अंदर बत्ती जली। मैंने बरामदे में पहुंचकर बड़ी आहिस्ती से दस्तक दी। कोई है? कौन है? कौन है? अंदर से रजिया की आवाज सुनाई दी और जवाब का इंतजार किए बगैर दरवाजा खोल दिया। मैंने बड़ी फुर्ती से अंदर दाखिल होकर दरवाजा बंद कर दिया। मेरे खून आलूद कपड़े और हाथ में खंजर देखकर रजिया के चेहरे पर दहशत सी फैल गई। उसने चीखने के लिए मुंह खोला तो मैंने तेजी से आगे बढ़कर उसके मुंह पर हाथ रख दिया। अगर तुम्हारे मुंह से आवाज निकली तो खंजर सीने में उतार दूंगा, मैंने होले से गुर्राते हुए कहा। वैसे तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे लिए अजनबी नहीं हूँ, मैं नाजी हूँ। मैंने रजिया के मुंह से हाथ हटा लिया। वो भी खौफजदा सी नजरों से मेरी तरफ देख रही थी। उसने मुझे पहचान लिया। खून आलूद कपड़े, तुम्हारे हाथ में ये खंजर, ये सब क्या है? वो अकलाई। ये एक लंबी कहानी है, बाद में सुनाऊंगा। घर में इस वक्त तुम्हारे अलावा और कौन है? मैंने पूछा। कोई नहीं, मैं अकेली रहती हूँ, रजिया ने कहते हुए दरवाजे का बोल्ट चढ़ाकर लाक लगा दिया। मंदिर की तरफ बड़ी जबरदस्त चेकिंग हो रही है। किसी को कत्ल कर दिया गया है और चारों तरफ फैली हुई पुलिस कातिल को तलाश कर रही है। कहीं वो खामोश होकर मेरी तरफ देखने लगी। तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है, मैंने जवाब दिया। पुलिस को मेरी तलाश है। मैं इस तरफ एक दोस्त की तलाश में आया था। इत्तफाक से तुम्हें रिक्शे से उतरते हुए देख लिया। रजिया मुझे एक कमरे में ले आई। उसकी कहानी भी खासी दिलचस्प थी। कसूर में पुलिस ने उसे भी शुजा के कत्ल में फंसाने की कोशिश की थी मगर कामयाब ना हो सकी। उसके साथ 8 महीनों बाद वो अपना मकान बेचकर लाहौर आ गई। बहुत बड़ा मकान था जिसके उसे सिर्फ 8 लाख रुपए मिले थे। 2 लाख रुपए अलग रखकर 6 लाख उसने कौमी बचत अकाउंट में जमा करवा दिए, जहां से हर महीने तकरीबन 90,000 रुपए मुनाफे के तौर पर मिल जाते थे। वो सिर्फ मैट्रिक पास थी मगर महल्ले के एक स्कूल में टीचर की जगह मिल गई। उसे नौकरी की जरूरत तो नहीं थी मगर लोगों की बातों से बचने के लिए उसे ये नौकरी करनी पड़ी थी। रजिया से मेरी मुलाकात तकरीबन 6 साल बाद हुई। इस अरसे में वो भी कुछ बदल गई थी, बल्कि उस पर पहले से ज्यादा निखार आ गया था। मैं रजिया के यहाँ 1 हफ्ता रहा। पहले तो मुझे शुबा हुआ कि वो मुझे पकड़वा ना दे, लेकिन पुराने ताल्लुकात के नाते वो काबिले एतमाद साबित हुई और मौके से फायदा उठाकर उसने एक बार फिर वही ताल्लुकात कायम कर लिए थे। यहाँ वो बड़ी शराफत की जिंदगी गुजार रही थी। महल्ले वालों को उसने बताया कि मैं उसका कजन हूँ, चंद रोज बाद चला जाऊंगा। उसके यहाँ के पड़ोस की खवातीन का आना जाना भी था मगर मैं कभी किसी के सामने नहीं आया था। रजिया के तवज्जो से मैं हालात से बाखबर था, अखबार भी मंगवा लेता। रमजान के कत्ल की खबर के साथ मेरा वो हुलिया भी शाया किया गया जो रिक्शा ड्राइवरों ने पुलिस को बताया था और पुलिस ने मेरे बारे में एक राय भी कायम कर ली थी। अखबारात भी कुछ ऐसे ही नतीजे पर पहुंचे कि रमजान का कातिल नाजी है, जो पुलिस को पहले ही कत्ल के कई इल्जामात में मतलूब है। एक अखबार ने तो ये सुर्खी भी लगाई कि शहर में दोबारा गैंगवार शुरू हो गई है, लेकिन मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। इस मर्तबा मैं जिस मकसद से लाहौर आया था वो पूरा हो चुका था और अब मैं तो यहाँ से भागने का रास्ता तलाश कर रहा था। अखबारात में एक बार फिर मेरी तलाश के हवाले से 5 लाख रुपए इनाम वाले इश्तिहारात छपना शुरू हो गए।
मेरी मैट्रिक की इम्तिहानी फार्म वाली पुरानी तस्वीर के साथ एक फर्जी खाका भी शाया किया गया था, जो रिक्शा ड्राइवरों के बताए हुए लिए के मुताबिक नया तैयार किया गया था। लेकिन मेरे चेहरे और उसके खाके में जरा भी मुशाबत नहीं थी। उस खाके को मेरी तस्वीर नहीं, एक अच्छा कार्टून जरूर कहा जा सकता था। उस एक हफ्ते के दौरान मैंने फिर दाढ़ी बढ़ा ली और मूंछें साफ करवा दी, बालों को स्टाइल भी तब्दील कर लिया और फिर एक रोज मैंने लाहौर से निकलने का फैसला कर लिया। रजिया भी मेरे साथ थी। प्रोग्राम तो ये बना था कि रजिया मेरे साथ कराची जाएगी और चंद रोज वहां रहने के बाद वापस आ जाएगी। लेकिन मैंने जो मंसूबा बना रखा था वो कुछ और था। यहाँ से तो मैं रजिया को इसलिए साथ ले जाना चाहता था कि मुझ पर कोई शुबा ना किया जाए। मेरे बारे में तो यही मशहूर था कि मैं अकेला हूँ और जब बीवी साथ होगी तो किसी किस्म का शुबा नहीं किया जाएगा। हम बस के जरिए मुल्तान पहुंचे, जहाँ एक होटल में क़याम किया। 2 दिन मुल्तान की सैर करते रहे। तीसरे दिन मैंने बड़ी होशियारी से रजिया के पर्स से सारी रकम निकाली और उसे होटल के कमरे में सोता छोड़कर रेलवे स्टेशन पहुंच गया, जहां कराची जाने वाली ट्रेन तैयार खड़ी थी। रजिया की अब मुझे जरूरत नहीं थी। मेरे गायब हो जाने से उसे होटल में परेशानी जरूर होगी, लेकिन मुझे उसकी परेशानियों की क्या परवाह थी। मेरा कराची जाने का भी कोई इरादा नहीं था, इसलिए हैदराबाद स्टेशन पर ही उतर गया और वहां से उमरकोट आ गया, जहां मेरा दूर का एक अजीज रिहाइश पजीर था। मेरा ख्याल था कि उसे मेरी इन सरगर्मियों के बारे में कुछ मालूम नहीं होगा और मैं अपने आप को उसके साथ यहाँ सेट कर लूंगा। उमरकोट पहुंचते ही सबसे पहले मैंने बस अड्डे के करीब ही फुटपाथ पर बैठे हुए एक हुजाम से अपनी दाढ़ी साफ करवाई और अपने अजीज की तलाश में निकल खड़ा हुआ, जिसके बारे में पता चला कि वो यहाँ से काम छोड़कर जा चुका है। और फिर इसी दौरान मेरी मुलाकात हसीन नागन से हो गई, जिसकी वजह से मैं इस वक्त मुसीबत में फंसा हुआ हूँ। मैं अपनी कहानी सुनाकर खामोश हो गया। मेरे करीब बैठे हुए बेला ने मुझे घूरा और एक हाथ से मेरे बाजू के मसल को सहलाने लगी। जवान और खूबसूरत औरत से बड़ी मुसीबत और क्या हो सकती है, मैंने कहते हुए उसे अपने ऊपर खींच लिया। दीवानगी और वहशत का खेल एक बार फिर शुरू हो गया। जुनून ने आवाज मुश्तइल कर दिए और जब दीवानगी के लम्हात बीत गए तो मेरे ज़हन पर गुनूदगी सी तारी होने लगी और मैं नींद में डूबता चला गया। आंख खुली तो बेला मेरे पास नहीं थी। गार में अंधेरा कुछ बढ़ गया। दाने के बाहर सहरा में धूप चमकती हुई नजर आ रही थी। मैंने एक बार फिर तारीकी में इधर उधर देखा, बेला दिखाई नहीं दी। मैंने ओले से उसे पुकारा भी, मगर जवाब नहीं मिला। मैं उठकर गार के दाने पर आ गया। दूर दूर तक सहरा की रेत चमक रही थी और लोगों के थपेड़े चल रहे थे। एक लम्हे को मेरे ज़हन में यह ख्याल भी आया कि बेला मुझे यहाँ छोड़कर भाग तो नहीं गई, लेकिन फिर इस ख्याल को ज़हन से झटक दिया। इस तपते हुए सहरा में सफर करना खुदकशी के मुतरादिफ था। मैं दोबारा गार के अंदर आ गया और एक बार फिर बेला को पुकारा, लेकिन इस मर्तबा भी कोई जवाब नहीं मिला। दफातन मेरे ज़हन में एक और ख्याल उभरा। जब हम बातें कर रहे थे तो जलती हुई मशल दीवार में टंगी हुई थी, मगर अब तारीकी थी। और फिर अचानक ही मैं उछल पड़ा। बेला यकीनन काली मूर्ति वाले गार में गई होगी। ये ख्याल आते ही मैं दीवार को टटोलता हुआ आगे बढ़ने लगा। पहले वो तंग सी दराड़ और फिर सुरंग से गुजरता हुआ आखिरकार मैं काली की मूर्ति वाले हाल में पहुंच गया। वहां भी गहरी तारीकी थी। छत के सुराख से भी अब धूप नहीं आ रही थी। सूरज एक तरफ झुक गया और धूप अब उस चट्टान के उस सुराख पर नहीं पड़ रही थी। एक तरफ दीवार पर बहुत मदम सी रोशनी का शाइबा सा था। मैं एक जगह पर खड़ा उस तरफ देखता रहा जहाँ मेरे ख्याल में काली की मूर्ति होनी चाहिए थी, और फिर मैं चौंक गया। उस तारीकी में भी काली की मूर्ति का हेवला दिखाई दे रहा था। दूसरे ही लम्हे मैं उछल पड़ा। मुझे यूं लगा जैसे मूर्ति ने बड़ी आहिस्तगी से दाएं बाएं हरकत की हो। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई, जिस्म के मुसाम पसीना उगलने लगे और गर्दन पर कींचवे से रेंगते हुए महसूस होने लगे। देवियों और देवताओं के बारे में पुरहोल ख्यालात मेरे ज़हन में सर उबारने लगे और काली के बारे में तो बहुत पुरस्रार बातें मशहूर थी। मूर्ति ने एक बार फिर हरकत की। मैं वहां से भाग जाना चाहता था, लेकिन उसी लम्हे मूर्ति ने तीसरी बार हरकत की तो मैं चौंके बगैर ना रह सका। मैं गहरी नजरों से मूर्ति की तरफ देखने लगा और फिर बात मेरी समझ में आ गई। मूर्ति के पीछे कोई बहुत मदम सी रोशनी थी। वो रोशनी बहुत आहिस्ता आहिस्ता हरकत कर रही थी। मूर्ति के पसे मंदिर में उस मुतहर्रिक रोशनी ही से यूं लगता था जैसे मूर्ति हरकत कर रही हो। वो रोशनी बहुत ही मदम थी। बस शुबा होता था कि उस तरफ किसी किस्म की रोशनी मौजूद है। मैं चलने में अपनी जगह पर खड़ा गौर से उसी तरफ देखता रहा और फिर दबे कदमों आगे बढ़ने लगा। न जाने क्यों मुझे शुबा होने लगा था कि बेला काली की उस मूर्ति के पीछे किसी जगह मौजूद है। मूर्ति वाले चबूतरे के करीब पहुंचकर मैं एक लम्हे को रुका और फिर टटोलता हुआ आगे बढ़ गया। अब चबूतरे और चट्टान की दरार के बीच तकरीबन 4 फुट जगह थी और मैं दीवार टटोलता हुआ आगे बढ़ता रहा और एक तंग सी दरार में घुस गया। उस दरार में 2 आदमी पहलू ब पहलू मुश्किल ही चल सकते थे। चंद गज आगे दाईं तरफ किसी जगह रोशनी हो रही थी। ये रोशनी भी मुतहर्रिक थी और उसी के अक्स में काली की मूर्ति हिलती हुई नजर आ रही थी। बेला के बारे में अब मेरे शुबहात कवितर होते जा रहे थे। वो यहाँ क्या कर रही थी, मैं यही सोचता हुआ दबे कदमों आगे बढ़ता रहा। आगे वो दरार दाईं तरफ मुड़ गई और रोशनी उसी तरफ से आ रही थी।
दफादन एक आवाज सुनकर मेरे कदम रुक गए। मैंने जेब से रिवॉल्वर निकाल लिया। वो बेला की आवाज थी जो किसी को मुखातिब करते हुए, वो बहुत खतरनाक है हुक्म। अगर शहर में पहुंचने में कामयाब हो गयो तो काबू में आवत वालो ना ही। हाँ हुक्म हाँ। मेरे सामने 3 बंदों को मारत देवे है, बहुत हिम्मत वाला होवे है। वो खामोश होगी और चंद लम्हों बाद फिर उसकी आवाज सुनाई देने लगी। तुम लोग सूरज डूबन से पहले यहाँ पहुंचना रहे हो हुक्म। अगर वो हाथ से निकल गई वो तो हाँ ठीक है हुक्म। मैंने आगे बढ़कर बड़ी एहतियात से उस दरार में झांका और उसके साथ ही मैं दंग रह गया। वो गार एक आम कमरे से ज्यादा बड़ा नहीं था। पत्थर के एक चबूतरे पर एक जदीद तरीन ट्रांसमीटर रखा हुआ था। बेला घुटनों के बल बैठी हुई थी। उसके कानों पर हेडफोन लगे हुए थे और वो ट्रांसमीटर पर किसी को मेरे बारे में इतला दे रही थी। वो न जाने कब से यहाँ बैठी थी, पिछले वाकयात की सारी तफसील बताती होगी और उन लोगों को सूरज डूबने से पहले पहले यहाँ पहुंचने के लिए कह रही थी। वो अब तक मुझसे बड़ी साफ उर्दू में बात कर रही थी। एक आध लफ्ज हिंदी का भी इस्तेमाल कर जाती थी, लेकिन ट्रांसमीटर पर वो ठीठ राजस्थानी जबान में बात कर रही थी और उसकी गुफ्तगू का मफहूम मैं समझ गया था। उसने कहा था कि उन लोगों के आने तक वो मुझे काबू में रखेगी। अब सूरत कुछ और वादे हो गई थी। ये वाकई ही कोई बहुत बड़ा खतरनाक गिरोह था जिसके पास इतना जदीद तरीन मवासलाती निज़ाम भी मौजूद था और ये पहाड़ी उन्हीं के कब्जे में थी जिसे इन्होंने अपना अड्डा बना रखा था। और करीबी शहर कदालिया के रहने वालों के दिलों में इस कदर दहशत पैदा कर दी थी कि कोई इस तरफ आने की जुर्रत भी नहीं कर सकता था। ठीक है हुक्म। अंदर से बेला की आवाज सुनाई दी। उसका फिक्र तुम काहे करत हो, वो मेरी मुठिया में है। बस हुक्म, मैं तुम्हारा इंतजार करत रहूंगी। मैं समझ गया कि गुफ्तगू का सिलसिला खत्म हो चुका है। मैं तेजी से चलता हुआ दरार से बाहर आ गया और काली की मूर्ति वाले चबूतरे के सामने की तरफ आकर बेला का इंतजार करने लगा।